स्वागत है आपका ITNOW स्वदेश पर। नमस्कार। अगले आधे घंटे मैं आपको बताऊंगा कि कल के तैयारी में भारतीय बाजारों में क्या कारोबार हुआ और कल के लिए वैसे कौन से अहम ट्रिगर्स है जिस पे आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि आज हमने देखा कि पूरे दिन एक बाजार जो है दायरे में फंस गया। कह सकते हैं कि 100 अंकों के रेंज में पूरे दिन भर निफ्टी में कारोबार होता हुआ दिखा और बाद में सुबह तो कह सकते हैं कि दायरा थोड़ा 100 अंकों का था, बाद में दायरा सिमट के जो है करीब कह सकते हैं कि 50 से लेकर 40 अंकों के बीच का रह गया। सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का आज जो है 19,634 का हाई था, यानी इंट्राडे में 19,600 को उसने पार किया। लेकिन बड़ी बात यह थी कि 19,600 को होल्ड नहीं कर पाया। वापस अगर नीचे की बात करें स्तर पे तो 19,500 का जिसने पूरी तरह से होल्ड किया उसको सम्मान दिया। 19,533 का उसने जो है कह सकते हैं कि आज का इंट्राडे में जो इसका लो था, तो 19,500 से लेके कह सकते हैं नीचे की तरफ सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा। 19,600 जो है इसका आप कह सकते हैं ऊपर रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा। अब इस दायरे से देखना होगा कल निफ्टी निकलता है कि नहीं। आज निफ्टी में हमने देखा कई सारे स्टॉक्स थे जो सीधे तौर पर दबाव बना रहे थे। यही वजह है कि करीब 26-27 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी आज बंद हुआ है। हिंडाल्को, महिंद्रा एंड महिंद्रा, डिवीज लैब जैसे स्टॉक्स थे। कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर नहीं कह सकते कि जहां पे आज दबाव देखने को, ये बहुत ज़्यादा दबाव देखने को मिल रही थी या तेजी देखने को मिली थी। अधिकांश सेक्टर देखिएगा, फार्मा में 2 शेयर अगर नीचे थे तो 2 शेयर ऊपर थे, मेटल में 2 शेयर नीचे थे तो 2 शेयर ऊपर थे। जैसे आप देखें हिंडाल्को में गिरावट थी, महिंद्रा एंड महिंद्रा में गिरावट देखने को मिली, डिवीज लैब में गिरावट देखने को मिली, जीएसडब्ल्यू स्टील और कोल इंडिया में आज के ट्रेड में दबाव था। एक तरफ जहां महिंद्रा एंड महिंद्रा में दबाव देखने को मिला, दूसरे तरफ देखिए ऑटो में हीरो मोटोकॉर्प निफ्टी का टॉप गेनर बना। एक तरफ देखिए डिवीज लैब फार्मा में जहां दबाव देखने को मिला था, दूसरे तेजी देख के दबाव देखने को मिला था, दूसरी तरफ देखिए सिप्ला जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती दिखा रहे थे। वहीं आईटी एक ऐसा सेक्टर था जहां थोड़ा खरीदारी का रुझान आज के ट्रेंड में बनता हुआ दिखा। खासतौर पर टेक महिंद्रा और विप्रो, 2 ऐसे आईटी स्टॉक्स थे निफ्टी के जहां मजबूती देखने को मिली। कई दिनों के बाद लगातार गिरावट के बाद जो है आज के ट्रेंड में बजाज फाइनेंस एक शेयर था जहां खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी बैंक आज देखिए, आज दिलचस्प बात यह रही कि काफी दिनों के बाद कह सकते हैं कि निफ्टी बैंक फ्रंट फुट पे आया और उसने ही बाजार को संभालने की कोशिश की। अगर निफ्टी बैंक का सपोर्ट नहीं कर रहा होता तो हो सकता है कि बाजार में गिरावट देखने को मिलती है। अब इस नजरियों को बदल दे, अगर निफ्टी थोड़ा भी सपोर्ट कर रहा होता तो बाजार में एक अच्छी मजबूती देखने को मिलती है। एक समय हमने निफ्टी बैंक में एक शानदार रिकवरी देखी थी जब ये 45,000 के ऊपर जाने में कामयाब हुआ, 45,096 का हाई बनाया। वहीं जब लो था तो 44,817 था, यानी कि ये भी करीब 300-350 के रेंज में फंसता हुआ दिखा। हालांकि अब देखिए जो है 45,000 के नीचे ही आज इसकी क्लोजिंग हुई है। निफ्टी अगर बैंक निफ्टी के अगर इंडेक्स की बात करें तो 12 शेयर में से 7 ऐसे शेयर थे जहां थोड़ी खरीदारी देखने को मिली, तो 5 शेयर में दबाव देखने को मिला था, जिसमें एसबीआई जैसे स्टॉक थे जहां थोड़ी खरीदारी देखने को मिली। लेकिन आज अगर कह सकते हैं एक सेक्टर जिसने आउट परफॉर्म किया, जिसके दम पे आज बाजार में थोड़ी जो आपको हरियाली दिख रही है, वो था निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। यहां 12 शेयरों के इंडेक्स में 12 के 12 शेयरों में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। 3-3.5% की मजबूती के साथ जो है हमने देखा कि ये इंडेक्स बंद होता हुआ दिखा। चाहे वो इंडियन बैंक हो, महाराष्ट्र बैंक हो, यूनियन बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, पीएनबी हो, एसबीआई हो, सारे सरकारी बैंकिंग शेयरों में आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। और यही एक इंडेक्स था जिसके दम पे आज बाजार में हरियाली लौटती हुई दिखी। हालांकि कई सारे मिड कैप शेयर थे जिसमें आज के ट्रेड में आइनॉक्स विंड जैसे स्टॉक थे, ग्लैंड फार्मा जैसे स्टॉक्स थे जिसमें मिड कैप में जहां पे मजबूती देखने को मिली थी। लेकिन कहीं ना कहीं आज का दिन खासतौर पर मिड कैप खासतौर सरकारी बैंकों के नाम रहा। तो अगले आधे घंटे में मैंने आपको बाजार का बताया, लेकिन अगले आधे घंटे में और कई सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए जो हमारे जानकार होंगे वो देंगे। आप इस शो में अपने सवाल भी भेज सकते हैं, तरीका बेहद आसान है। आपको जो है व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिए जाएंगे, उस पर जो है आप अपने सवाल भेज सकते हैं। आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, कितने शेयर आपके पोर्टफोलियो में, ये तमाम जानकारी आप भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा ITNOW स्वदेश के ट्विटर हैंडल पर जाइए, फेसबुक पे जाइए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कीजिए हमें। वहाँ भी आप अपने सवाल लिख सकते हैं कि KKT लिखना है कल की तैयारी यानी कि, और अपने सवाल लिखने हैं कौन सा शेयर आपके पास है, आपका नाम, अपने शहर का नाम, किस भाव पे आपने लिया, ये तमाम जानकारी आपको भेजनी है। इसके अलावा एक और तरीका है, आसान तरीका है, यूट्यूब पे जाइए, कल की तैयारी शो को देखिए। वहाँ पे आप जो है कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल भेज सकते हैं। वहाँ से भी हम अपने जानकारों से आपके दुविधा को, आपकी समस्याओं को, शेयरों पर आप जो जानना और समझना चाहते हैं वो पूछने की कोशिश करेंगे, आपको मैं बताऊंगा। लेकिन आज जो 2 जानकार हमारे साथ जुड़े हैं, राहुल घोष जुड़े हैं और आस्था जैन जुड़े हैं, इन दोनों से समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में क्या हो, आज यहाँ से क्या संकेत देखने को मिला। आस्था और राहुल, शुक्रिया ITNOW स्वदेश को समय देने के लिए। शुरुआत आस्था आपके साथ ही करेंगे। क्या लग रहा है बाजार अभी कुछ समय तक रेंज में ही फंसा रहेगा? गुड आफ्टरनून।
देखा जाए तो देखिए जिस तरह से अभी निफ्टी का यहाँ पे मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा-सा मार्केट अभी भी रेंज बाउंड रहेंगे। अब घरेलू अगर हम यहाँ पे क्लोज़ की बात करें, तो डेफिनिटली आरबीआई की जो 3 दिवसीय बैठक स्टार्ट हुई है, तो उसका भी आउटकम एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे सिग्नल रह सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ समय तक मार्केट्स हमें कंसोलिडेट होते हुए नज़र आएँगे और एक ही दायरे में घूमते हुए नज़र आएँगे। लेकिन फिर भी अगर नीचे टूटते हैं मार्केट तो वो बढ़िया बाइंग की ही अपॉर्च्युनिटी होंगे। हाल-फिलहाल में नहीं, लेकिन थोड़ी और गिरावट गहराए तो फिर निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। राय आते हुए राहुल, आपकी क्या राय होगी खासतौर पे निफ्टी बैंक पे? आज हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक जो है निफ्टी को संभालने की कोशिश कर रहा, थोड़ी मजबूती दिखा रहा था। आपको लगता है कि यहाँ से अब निफ्टी बैंक जो बहुत समय से चल नहीं रहा था, अब वहाँ तेजी देखने को मिलेगी? नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो व्यू तो साइडवेज ही है, जैसे मेरे कोलीग ने कहा, बट एक छोटा-सा डिफरेंस है कि 19,800 जब तक पार होता है निफ्टी और 45,800 जब तक पार होता है बैंक निफ्टी, ट्रेंड सेल ऑन रैलीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 45,800 और 19,800 निफ्टी का लेवल और बैंक निफ्टी का लेवल, तब तक सेल ऑन रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हो, फटाफट जो देखते हैं कौन कौन से आज हमारे दर्शकों ने सवाल भेजे हैं और उन पर समझने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए। दिनेश पटेल जी का गुजरात से सवाल है, टीसीएस के बारे में जानना चाहते हैं। 170 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 3500 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं कि लंबी अवधि के नज़रिया से, अच्छी बात यह है कि लंबी अवधि के नज़रिए के हिसाब से जाना चाहते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेन उनको दिखेगा। आस्था, क्या राय होगी टीसीएस पे? इनका जो भाव है 3700 का, वो मिल जाएगा क्या? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में हमें ये लेवल्स बिल्कुल देखने को मिलेंगे, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह है। देखिए टीसीएस की बात करें तो ज़रूर नतीजे यहाँ पे इतने सॉलिड नहीं थे, फिर भी एक तरह से रेज़िलिएंट परफॉर्मेंस दिखाई थी, जिस तरह का मैक्रो एनवायरनमेंट यहाँ पे टर्न आउट हो रहा है। क्योंकि क्लाइंट्स जो हैं बेसिकली सभी आईटी कंपनीज़ के वो अपने प्रोजेक्ट्स डिले कर रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा मैक्रो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, लेकिन फिर भी जिस तरह की ऑर्डर बुक कंपनी की है, जिस तरह की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ कंपनी के पास है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये वाक़ई में बढ़िया कैंडिडेट है, तो होल्ड करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो इनकी खरीद का भाव है 3500, इनफैक्ट उसके ऊपर के भी स्तर टीसीएस हमें दिखाता हुआ नज़र आएगा। बने रहने की सलाह है, मिनिमम समय सीमा 3 महीने रखें। मेरे को लगता है 3 महीने से लेके 6 महीने तक की अगर समय रखेंगे, तो इनको इनके कॉस्ट प्राइस के ऊपर भी जाता हुआ ये स्टॉक देखने को मिलेगा। 3650 का टारगेट रखा जा सकता है। तो 3500 का दिनेश पटेल का खरीद भाव है, हमको लगता है कि आप निश्चित रूप से आस्था को लगता है होल्ड कीजिए, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। प्रदेश जी का अहमदाबाद से सवाल है, मैग्मनी फिनकॉम केमिकल के बारे में जानना चाहते हैं। 50 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 890 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं कि इस शेयर में क्या करें। ये एक ऐसा शेयर है जिसने लगातार अंडर परफॉर्म किया। अगर इस साल की खाली बात करें तो हमने देखा है कि जहाँ बाकी शेयरों ने एक शानदार परफॉर्म किया, इस शेयर में दबाव देखने को मिला। क्या रहा होगी मैग्मनी फिनकॉम पे आपकी? मैग्नामी फिनकप का अगर बात करें तो सेल ऑन रैलीज का ही स्ट्रक्चर है। 20 डे ईएमए के पास आप देखेंगे एक अच्छा सा सप्लाई जोन भी बना है। तो अभी फिलहाल तो अपसाइड नहीं देख रहा है स्टॉक पे। एवरी रैली 980 तक जब आएगा सेल किया जाएगा रैली के अंदर। सर, इसमें राहुल, रैली की गुंजाइश दिख रही है क्या? सेल ऑन रैली है, मुझे तो रैली की गुंजाइश दिख नहीं रही बहुत ज़्यादा इसमें। नहीं, अभी तक तो कोई रैली की गुंजाइश नहीं दिख रही है और रैली होता भी है तो सोल्ड किया जाएगा रैली के अंदर। पर निकलने की ही सलाह होगी इस शेयर में। लगातार इस शेयर में जो है गिरावट का ही ट्रेंड देखने को मिला। आप चाहें तो इस शेयर में, आप चाहें तो जैसे ही थोड़ी सी भी रैली आती है शेयर से निकल जाए, किसी और शेयर में आप स्विच कर सकते हैं। हमारी जानकारी थोड़ी देर में आपको वीआईपी स्टॉक्स बताएंगे, उसमें स्विच कर सकते हैं। जसपाल जी का सवाल है दिल्ली से, सद्भाव इंजीनियरिंग के बारे में जानना चाहते हैं। 700 शेयर के पोर्टफोलियो में 11 रुपये 48 पैसे के भाव पे अगले 1 साल के नज़रिए से जानना चाहते हैं क्या रहा है शेयर पे, सद्भाव इंजीनियरिंग पे? अब मुझे पूछ रहे हैं? आस्था, आपसे ये सवाल है। जी, बिल्कुल। अगर सरकार इंजीनियरिंग की बात करें तो देखिए जो पहले के नतीजे थे वो तो इतने बढ़िया नहीं थे। कंपनी यहाँ पे लगातार लॉसेस दिखाती हुई हमें नज़र आ रही है और इसी वज़ह से हमने देखा है कि प्रेशर भी हमें प्राइसेज़ में देखने को मिला है। लेकिन अब 11 अगस्त को यानी कि 2 दिन बाद यहाँ से अ, एक रिज़ल्ट आने वाले हैं कंपनी के पहले तिमाही के वित्तीय वर्ष 2024 को लेके। तो वहाँ पे नज़र रखनी चाहिए और इसीलिए मैं क्योंकि नतीजे बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है तो अभी होल्ड करने की सलाह दूँगी। तो अभी तो सद्भाव इंजीनियरिंग में बने रहें, लेकिन नतीजे आने के बाद चाहे से तो वापस से अपनी पोज़ीशन रिव्यू करा लें, क्योंकि पास्ट के नतीजे तो इतने बढ़िया नहीं थे, लॉसेस दिखाए थे कंपनी ने पिछले क्वार्टर में।
वही मैं जानना चाहता हूँ आस्था, वैसे भी देखिए शेयर 100 से गिर के 10 रुपये पे आ गया। एक समय तो ये जो है 3.5-4 रुपये के आसपास भी ट्रेड कर रहा था। वाकई शेयर में इनको होल्ड करना चाहिए या स्विच कर देना चाहिए? कोई और शेयर आप रिकमेंड करते हैं अगर उसमें तो? देखिए, मैं अभी स्विच करने के लिए इसलिए सलाह दे रही हूँ क्योंकि रिजल्ट्स में अगर कुछ भी पॉजिटिविटी आई, तो हो सकता है कि थोड़ी और उछाल हमें स्टॉक प्राइसेस में देखने को मिले और 11 तारीख को ही नतीजे आने वाले हैं। तो 2 दिन की बात है, इसीलिए मैं नतीजे पे एक बार रुकने की सलाह दूँगी और नतीजे देख के फिर चाहे तो अगर नतीजे बढ़िया नहीं आए तो फिर स्विच करें। थोड़ा-सा लॉस हो सकता है, ज़्यादा हो, लेकिन कन्फर्मेशन आ जाएगी कि बिल्कुल नतीजों के हिसाब से स्टॉक में अब रहने की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं। तो इस शेयर में ये राय आती है कि थोड़े समय के लिए आप लोग होल्ड कर लिए, नतीजों के बाद जो है ये डिसाइड कीजिए कि शेयर में रहना है या निकल जाना है। लेकिन कोई कई कल के लिए कई बड़े ट्रिगर्स हैं जिस पे असर जिसका जो है हम कल देखते हुए दिखेगा कई सारे शेयरों पे भी और बाजार पे भी। कौन से कल के लिए अहम ट्रिगर्स है बताने के लिए हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी है। वामाक्षी, कल के लिए कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं और कौन से नतीजे आने वाले हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो चाइना की तरफ से पीपीआई और सीपीआई डेटा एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यूएस की तरफ से क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का जो डेटा है ये भी आने वाला है और ये कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज़ है जो हमें अपने रेडार पर ज़रूर रखने होंगे। इसके अलावा डोमेस्टिक फ्रंट पर अगर हम देखें तो अर्निंग सीजन तो अभी जारी ही है, मगर कुछ इंपॉर्टेंट काउंटर्स जिस पर हमारी नज़र रहेगी वो होंगे टाटा पावर, ट्रेंट, बाटा, आईआरसीटीसी, वरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस, बर्जर पेंट्स, सुला विन्यास, ड्रीम फोक्स और सनटेक रियल्टी, क्योंकि ये सारे ही दिग्गज कंपनी अपने नंबर्स पेश करने वाले हैं कल। इसके अलावा अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट फ्रंट पर भी काफ़ी एक्शन नज़र आ रहा है। जीएमआर पावर फोकस में रहेगा क्योंकि बोर्ड की बैठक होने जा रही है फंड रेजिंग को लेकर। एफटीसी भी फोकस में रहेगा क्योंकि बायबैक प्रपोजल को कंसिडर करने वाली है कंपनी। उनो मिंडा फंड रेजिंग पर चर्चा करने वाले हैं। एंजल वन इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग पर चर्चा करेंगे अपने खुद के बिजनेसेस की। और बर्जर पेंट्स के नंबर्स तो आने वाले ही हैं, मगर कंपनी बोनस इशू भी कंसिडर करने वाली है। इसके अलावा आखिर में हम फोकस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर। तो इसरो सक्सेसफुली ऑर्बिट रिडक्शन उन्होंने मनूवर परफॉर्म कर लिया है और उनका जो नेक्स्ट ऑपरेशन अब है अगस्त 9 को पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसका डिसोल्यूशन भी होने वाला है अगस्त 9 को। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। शुक्रिया वामाक्षी, ये तमाम बड़े ट्रिगर्स बताने के लिए जिस पे कल आप दर्शकों की भी नज़र होगी और हमारी भी नज़र होगी। और अब मुद्दे को बदलते हैं, थोड़ा बात महंगाई की और आपके थाली की है जो दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ या कहने के लिए बताने के लिए हमारे साथ जो है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट और कह सकते हैं कमोडिटी के हर नब्ज़ पे नज़र रखने वाले जो हैं विश्वमोहन जुड़ चुके हैं। विश्वमोहन, हमने देखा है कि बीते कुछ महीनों में खासतौर पे जो है हमारी थाली जो है काफ़ी महंगी हो गई है। कितनी महंगी हो गई है थाली और क्या इसकी वजह है? केवल टमाटर है या बाकी सब्जियां और दाल जैसी चीज़ें भी इसकी वजह बन के आई हैं सामने? अब तक अगर एवरेज ऑन एन एवरेज देखें तो 25% तक महंगाई बढ़ी है खाने पीने की, लेकिन कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसकी महंगाई कई गुना तक बढ़े हैं। गेहूं से शुरुआत कर लेते हैं। एक अहम हिस्सा होता है किसी भी थाली में, रोटी के लिए इसका इस्तेमाल होता है। हालांकि गेहूं की महंगाई अगर देखें तो 7 से 12% तक रिटेल में दाम बढ़े हैं। औसत भाव भारत सरकार की वेबसाइट से निकाला था, वो बढ़कर 30 रुपये 28 से 30 रुपये हो गए हैं। चावल के भाव में हालांकि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुए हैं, जो अप्रैल में भाव था उसी भाव के आसपास है। रिटेल में थोड़े बहुत बढ़ते हुए भाव आपको दिख जाएंगे। चने दाल की महंगाई भी बढ़ती जा रही है। 2 साल के बाद मंडियों में दाम 5500 रुपये के ऊपर जा चुके हैं। रिटेल में भाव देखें तो 70 रुपये जो अप्रैल में भाव था वो बढ़कर अब 75 रुपये प्रति किलो के आसपास जा चुका है। तुअर सबसे कम सप्लाई, सबसे कम उत्पादन इसका 120 रुपये अप्रैल में भाव था। पिछले साल 100 के आसपास हुआ करता था, अब भाव हो चुका है 150। यानी सिर्फ 3 से 4 महीने में ही 20% से ज़्यादा की तेजी और साल भर में 30% की तेजी। उड़द, इसके बाद अगर तुअर के बाद सबसे कम सप्लाई किसी दाल की है वो उड़द की है, जिसके दाम 4 महीने में 105 से बढ़कर 115 रुपये हो चुके हैं। पिछले साल इसकी कीमत 100 रुपये से नीचे हुआ करती थी और अब भाव 115 रुपये से भी ज़्यादा है। कुछ मार्केट में दाम तो इससे भी ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा आलू सब्जी एक थाली का अहम इंग्रेडिएंट, हर सब्जी में इसका इस्तेमाल होता है। 15 रुपये का भाव पिछले 3-4 महीने पहले था रिटेल में, जो भाव बढ़कर अब 30 रुपये से नीचे कहीं भी नहीं है, कई मार्केट में ज़्यादा ही है। टमाटर महंगाई का सबसे बड़ा अहम फैक्टर, जो 20 रुपये हुआ करता था अप्रैल मई के महीने में, जो बढ़कर 150 रुपये तक हो चुका है, सबसे ज़्यादा महंगाई।
इसके अलावा और कुछ और बात करें तो प्याज, हालांकि इसकी महंगाई में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं आ रही है, लेकिन अभी भी दाम इसके भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 30 के आसपास आ चुके हैं। और अदरक और मिर्ची की महंगाई भी इसी तरह से बढ़ी है। अदरक के भाव जो किलो के भाव पर 50 रुपये तक मिला करते थे, अब 200 से 300 रुपये किलो हो चुके हैं। और मिर्च का भी यही हाल है, मिर्च का भी 200 से 300 रुपये किलो के हो चुके हैं। मसालों की गर्मी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। मसालों में हल्दी और जीरा, इसके दाम काफ़ी थे, 125% तक दाम हल्दी के बढ़ चुके हैं सिर्फ 4 महीने में। 6,800 का मंडी का भाव था जो बढ़कर 15,000 हो चुका है। जीरे का मंडी का भाव 35,000 प्रति क्विंटल का था जो बढ़कर 60 से 62,000 रुपये प्रति क्विंटल हो चुका है। ये दाम बढ़े क्यों है? सबसे बड़ी वजह है सप्लाई चेन की दिक्कतें बढ़ी है, क्योंकि बाढ़ और बारिश, सबसे पहले बेमौसम बारिश हुई जून से पहले, उसके बाद मानसून की बारिश हुई, कई राज्यों से सप्लाई की दिक्कतें हुई, कुछ राज्यों में सूखे की स्थिति है, इससे असर हुआ। मसालों की महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि घरेलू के साथ साथ एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो फिलहाल महंगाई को सपोर्ट कर रहे हैं और आम लोगों की थाली लगातार महंगी होती चली जा रही है। सवाल जवाब के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। आरबी इंफ्रा पे सवाल है, 500 शेयर हैं 26 रुपये 22 पैसे के भाव पे। ये जानना चाहते हैं कि शेयर में क्या करें। आईआरबी इंफ्रा पे क्या राय होगी आपकी तरफ से राहुल? आईआरबी इंफ्रा की अगर आप बात करें तो अभी भी वो लोअर चैनल में ही चल रहा है। आप नोटिस करेंगे कि चैनल जो है टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो अभी तक तो लॉन्ग की सलाह नहीं देंगे। तौर पे इस शेयर में जो है लॉन्ग करने की सलाह नहीं है, आपके भाव से थोड़ा सा नीचे आ रहा है। कोई स्टॉप लॉस बताएंगे क्या इनका? 26 रुपये 22 पैसे के भाव पे इन्होंने खरीदा है शेयर। मेरे ख्याल से उनको एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है जो दिखा रहा है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा सके। तो एग्जिट करके दूसरे कोई स्टॉक में निवेश करना चाहिए जहां पे मोमेंटम अपसाइड की तरफ हो। वो यही मेरा सलाह होगा। तो ये आईआरबी इंफ्रा से जो है जसपाल जी आप निकल जाइए, शेयर में और दबाव देखने को मिल सकता है। अगला सवाल जो है प्रभात सिन्हा जी का मुंबई से है, शिल्पा मेडिकेयर के बारे में जानना चाहते हैं। 800 शेयर के पोर्टफोलियो में 557 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं कि शेयर में क्या करना चाहिए। इस शेयर में हमने देखा है कि 700 750 के जोन से लगातार दबाव देखने को मिला, गिर के 200 रुपये तक आया था। अब वापस से थोड़ा मोमेंटम तो बना है बीते 1-1.5 महीनों में। शिल्पा मेडिकेयर पे आस्था क्या राय होगी आपकी? देखिए, शिल्पा मेडिकेयर के यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2-3 दिक्कतें हैं कंपनी के मार्जिन्स को लेके इश्यूज हैं। इम्पोर्ट अलर्ट के तहत भी थोड़ा-सा रेवेन्यू किस तरह से ग्रो करेंगे वो भी एक देखने वाली बात होगी और प्राइस इरोजन भी हमें देखने को मिला है इसके मेजर मार्केट्स में। इन सब के चलते हमने देखा है कि काफ़ी बड़ा फॉल आया है और प्लस जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थी, उसमें भी लॉसेस कंपनी ने दिखाए थे। तो अभी मुझे भी शिल्पा मेडिकेयर थोड़ा-सा वीक लग रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंस। तो मैं इन्हें सलाह दूँगी कि पार्शियली ये एग्ज़िट करें और पार्शियली अपनी पोज़ीशन को होल्ड करें। तो ये राय आते हुए शिल्पा मेडिक्योर पे कि आप चाहें तो थोड़ा सा शेयर्स में से निकल जाए, अभी थोड़ा हो सकता है और दबाव देखने को, चूँकि बाउंस बैक मिला है तो इसका थोड़ा फ़ायदा उठाइए। तो हमने कई सारे शेयरों पे चर्चा की, अब बात करते हैं वीआईपी शेयर की। और वीआईपी शेयर में सबसे पहले राहुल से समझेंगे। राहुल, किस दिग्गज शेयर पे दाव लगा रहे हैं आप? लॉन्ग जाने की बात हो रही है। बजाज फाइनेंस करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग जा सकते हैं। एक अच्छा सा डिमांड जोन पे आया है और एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन भी है। टारगेट रख सकते हैं 74.95 का और स्टॉप लॉस होगा 6900 के आसपास। तो बजाज फाइनेंस खरीदारी करने से आज वापस से मोमेंटम बनता हुआ दिखा है। 7485 रुपये का लक्ष्य होगा स्टॉप लॉस, लेकिन आपको इसमें 6900 रुपये का स्ट्रिक्टली लगाना है। आस्था, आपकी तरफ से कौन सा शेयर होगा? देखिए, लास्ट टाइम जब 18 अप्रैल को मैं आपके साथ थी तो मैंने थिंकिंग से एक कॉल दिया था टारगेट अचीव हुआ है। 840 का हमारा टारगेट था और आज ही 842 का हाई बनाया है 842 का। तो एक अपडेट वहां पे देना था। अब जो पसंद आता है वो है साइंट लिमिटेड। साइंट लिमिटेड की बात करें तो ये बाइंग ऑन डिप्स के साथ जाना है, अभी नहीं खरीदना है। इसमें 1550 के आसपास, 1530 से 1550 के बीच में इसके खरीदना है। 1715 के टारगेट के लिए समय सीमा यहाँ पे 1 महीना रह सकती है। तो पोजिशनल कॉल के तौर पे साइंट लिमिटेड पसंद आता है, लेकिन बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ
जो कि रहेगी 1550 से 30 के बीच में, 1530 के। तो सैंट में खरीदारी करने की सलाह, इसमें जो है नज़रिया आस्था ने जिस तरीके से बताया पहले वो समझना बेहद जरूरी है। अभी नहीं खरीदारी करनी है आपको, 1550 के आसपास जब ये शेयर आता है तब आपको खरीदारी करनी है सैंट में, और इसमें जो लक्ष्य होगा 1715 रुपये का होगा। 1550 पे खरीदारी कीजिए, 1715 रुपये का लक्ष्य होगा। एक महीने के नज़रिए के हिसाब से आस्था ने खरीदारी करने की सलाह दी है शेयर में, सैंट में। यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। आस्था और राहुल, आपका शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए और तमाम शेयरों पे चर्चा करने के लिए। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।